जूलियस सीजर के भतीजे लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे अच्छे दिन आने वाले हैं की। अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा देकर मोदी सरकार ने यूपीए 2 को सत्ता से साफ तो कर दिया, लेकिन क्या सचमुच अच्छे दिन आ गए? फिलहाल तो लगता है बहुत कठिन है डगर पनघट की। विपक्ष में बैठकर नारे देने और सरकार चलाने की मशक्कत के बीच नरेंद्र मोदी की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। जनता जनार्दन को अपेक्षाएं बहुत है। प्रधानमंत्री ने कुछ कठोर निर्णय लेने की बात कहकर संकेत दिया है कि सरकार चलाने की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। क्या सचमुच महंगाई कम कर पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, या फिर यूपीए 3 का रूप लेकर रह जाएगी ये सरकार? आज के मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे इसी पर, कठिन दौर की आहट। और मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के बयानों की, नरेंद्र मोदी के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के बजट आने वाले हैं, जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं। जैसा हमने कहा कि विपक्ष में बैठकर सरकार पर टीका टिप्पणियां करना जितना आसान होता है, सरकार चलाना उतना मुश्किल होता है। इस दौर से नरेंद्र मोदी खुद भी गुजर चुके हैं, लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि अब बीती ताही बिसार दे, जो कुछ बीत गया वो बीत गया, वो चुनाव में था। अब सचमुच के सच्चाई के धरातल पर चलकर सरकार को चलाना है। सरकार चलाने के लिए विपक्ष के सहयोग की भी वो बात कर रहे हैं, विपक्ष से सहयोग लेने की भी बात कर रहे हैं, तमाम तबकों के विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों गोवा में, पणजी में उन्होंने कहा कि कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे सरकार भले कटघरे में हो, लेकिन देश की गति में कहीं कोई कमी ना आने पाए। विपक्ष इसे घेरने की तैयारी करेगा। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो 3 अतिथि मौजूद हैं, उनमें हमारे साथ हैं गणेश कामले साहब हैं। गणेश कामले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मुंबई कांग्रेस के ओबीसी सेल के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ राजकुमार दीक्षित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई सचिव हैं। और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक पंकज जायसवाल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात हम चूंकि सरकार में आ चुके हैं, दीक्षित साहब से शुरू करते हैं। राजकुमार दीक्षित जी, नरेंद्र मोदी का एक बयान आया और चर्चा में आ गया। कहते थे नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जिन चीजों पर आक्षेप लगाए, आरोप लगाए और सरकार को घेरा, वो 2 चीजें थी। एक महंगाई और दूसरा था भ्रष्टाचार। तो महंगाई के मुद्दे पर ऐसा तो अभी तक के किसी भी कार्यक्रम से, किसी भी घोषणा से आपको लग रहा है कि महंगाई कम होने की दिशा में सरकार कोई प्रयास कर रही है? भाई, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री की शपथ लिए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 26 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री की। आज 16 तारीख है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो कुछ जो उन्होंने भ्रष्टाचार का, जो है बाहर गांव का जो विदेशी का धन था बाहर लाने का, उन्होंने तुरंत SIT का गठन कर दिया है। और रही बात महंगाई की, तो अभी थोड़ा टाइम तो गवर्नमेंट को उसमें समझने में किस चीज़ पे क्या है, तो इस पर थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री दिल्ली के बने, उन्होंने कुछ ही दिन सरकार चलाई और कई सारी घोषणाएं और कई सारे कार्यक्रमों को चलाकर ये आभास देने का प्रयास किया कि सरकार चाहे तो बहुत कम समय में बहुत काम कर सकती है। तो क्या उससे प्रेरणा नहीं ली जा सकती थी? नहीं, हमको उससे प्रेरणा लेके हमको 49 डेज में भागना नहीं है जी, भागना नहीं है, एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है। नरेंद्र मोदी ने पब्लिक से पहले 60 महीने मांगे हैं जी, 60 महीने, और जिसमें से 1 महीने लगभग बीत रहे हैं। 1 महीने करीब होने को आए थे। 60 महीने का भी उन्होंने टाइम मांगा है। उन्होंने 1-2 महीना नहीं मांगा है। उन्होंने चुनाव में पहले किया था कि आपने अपोजिशन को, दूसरी पार्टियों को
60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। चलिए, 60 कुछ साल और इंतजार 60 करिए महीने के बीच के फर्क को नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने होंगे उनकी समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री होना और एक राज्य का मुख्यमंत्री होकर केंद्र सरकार पर टीका टिप्पणियां करना कितना आसान था। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज, नरेंद्र मोदी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिद्दी व्यक्ति है और जो ठानते हैं वो करके रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ ठाना होगा तो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो भारतवासी इस मामले में कैसे पीछे हो सकते हैं। गणेश जी, आप सारी चीज़ें चर्चा भी सुन रहे थे, आपने भूमिका भी सुनी, आपने वो भाषण भी नरेंद्र मोदी का सुना होगा, आपने चुनाव के दौरान के नरेंद्र मोदी के भाषण सुने होंगे, संसद में उनका भाषण सुना और फिर पणजी में भी उनका भाषण सुना, देखा। क्या कहेंगे, क्या बदलाव और किस दिशा में जाती हुई लग रही है सरकार? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम उनकी जो घोषणा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इस लाइन के लिए शुभकामना देंगे। और साथ ही साथ कुछ 50-60 साल पुरानी बातें आज देशवासियों के आगे रखना मुझे लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि एक पार्श्वभूमि को याद करना इस चर्चा के दरम्यान मुझे लगता है कि ये समय की ज़रूरत है। कांग्रेस का जो इतिहास है, आज़ादी के पहले, आज़ादी के लिए जो भी साम दाम दंड भेद की ज़रूरत थी, गांधी परिवार या नेहरू जी के पिताश्री, उन्होंने जो भी मदद आज़ादी के लिए की, उसके बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, ये सारा सिलसिला जब चलते आया तो हमने देखा कि देश की तरक्की के लिए हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने बहुत ही अहम कदम उठाए, जिसमें गरीबों के लिए हमें याद करना होगा कि इंदिरा गांधी जी ने सीलिंग एक्ट का जो कानून है कि जो कसेगा उसकी ज़मीन और जो रहेगा उसका घर, इस घोषणा के तहत पूरे भारत में गरीबों के हितों की रक्षा के लिए हमारी कांग्रेस की नेता स्वर्गीय इंदिरा जी ने इतना बड़ा निर्णय किया, जिसका लाभ भारत के तमाम गरीबों को हुआ और लाखों एकड़ जमीन के मालिक रातों रात हमारे देश के गरीब हुए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया। अभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं इसी टॉपिक पर मैं आ रहा हूं जी। मैं देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन थोड़ी सलमान भाई एक पार्श्वभूमि में रखना चाहता हूं कि कांग्रेस ने देश की जनता का, देश के विकास के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को बुरी संकट की घड़ी में भी बचा कर रखने का काम किया है। आपको याद होगा कि अमेरिका में गणेश जी, इन चीजों को चुनाव के पहले जी आपके नेतागण जी, आपका प्रचार तंत्र जी, आपके पत्रिकाएं, आपके अखबार, आप जितनी चीजें रख सकते थे जी, आप लोगों ने रखी। कमियां कहीं रह गई, जैसा कि मार्केटिंग की बात हो रही थी कि मार्केटिंग नहीं कर पाए आप अपने क्रियाकलापों की, आप अपने काम की। कहीं भावनाएं कभी आड़े आती रही, कहीं व्यक्ति छोटे हो जाते रहे, कहीं व्यक्ति पूजा इतनी ज़्यादा होती रही कि सब कुछ गड़बड़ हो गया और नतीजे इस तरह से आए कि कांग्रेस को अपने सबसे शर्मनाक हार का दिन देखना पड़ा। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी कुछ कठोर निर्णय लेने की बात करते हैं तो इसे क्या माना जाएगा? सरकार चलाने की दिशा में उनका एक प्रयास, या फिर कहा जाएगा कि सरकारें बिल्कुल इसी तरह से चलती है जैसे पिछली सरकार चला रही थी, खासकर अर्थ के मामले में, आर्थिक व्यवस्था के मामले में? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अमेरिका जो आज पूरी दुनिया में एक मजबूत देश माना जाता है, उस अमेरिका की अर्थव्यवस्था जब चूर चूर हो गई, अमेरिका के लोगों ने, जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया था, बैंकों ने अमेरिकन लोगों को कहा कि आपने जो गाड़ियाँ ली है वो अपने पास रखो, जो फ्लैट लिए है उसके भी हफ्ते मत दो, यानी बिजनेस के लिए भी आपने जो कर्जा लिया है बैंकों से वो देने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी नौबत अमेरिका पर जिस समय आई, उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो अर्थनीति थी, उनकी जो दूरदृष्टि थी, उस आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को
पूरी दुनिया ने सराहा है, क्योंकि भारत में एक भी नागरिक को इस आर्थिक मंदी का फटका हमने आने नहीं दिया। जी, तो आर्थिक क्या मंदी के दौर को इस बात को हमें याद रखना प्रधानमंत्री चाहिए। जी, आर्थिक मंदी के दौर को प्रधानमंत्री ने बड़ी खूबसूरती से हैंडल किया, कांग्रेस का ये मानना है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ विश्लेषक हमारे साथ हैं पंकज जायसवाल जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। पंकज जी, आपने दोनों की बातें सुनी, एक तरफ खालिस राजनीति है और दूसरी तरफ देश चलाने के अनुभव और उसके तरीके हैं। उन तरीकों को से कांग्रेस भली भांति वाकिफ है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता भी इससे वाकिफ थे, क्योंकि सरकार वो चला चुके हैं, उसमें कई लोग थे। नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा चेहरा उन्हें मिला जिसने पूरा प्रचार तंत्र को अपने तरीके से चलाया, लोक लुभावन नारे दिए, विपक्ष को घेरा भी, विपक्ष को इस हाल में कर दिया कि उनके पास जो संवैधानिक तरीका है विपक्ष के नेता पद का, वहाँ उससे भी कम सीटों पर समेट दिया। लेकिन सरकार चलाने के तरीके जब देखते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जो चुनाव के पहले थे और अब के नरेंद्र मोदी में फर्क नजर आता है। तो क्या अर्थव्यवस्था सचमुच उतनी चरमरा गई थी जिसको आधार बनाकर नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा, और अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक रखने में कितनी सफल थी पिछली सरकार? अब देखिए, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमको दो तीन चीज, बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा कि दो कोष है, बेसिकली दो कोष है देश में, एक प्रजा कोष है और एक राजकोष है जी। मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम थोड़ा मोर एकेडमिक हो गए थे और वो राजकोष की तरफ ज्यादा सोचते थे, और प्रजा कोष की तरफ अगर वो सोचते भी थे तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा था लो लेवल पे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। आप आंकड़ों में बोले महंगाई घट रही है, महंगाई का परसेंटेज ये हो गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो व्यक्ति प्याज खरीदता है, आलू खरीदता है, चावल खरीदता है, उसको उस आंकड़ों से मतलब नहीं है, उसको घर का खर्च चलाना है। अगर वो 10,000 से 12,000 हो रहा है तो प्राइस इंडेक्स भले ही घट जाए हमारे डेटाबेस में, उसका प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। तो जो प्रजा कोष और राजकोष में मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम ने जो मैसेज दिया, वो लगा पब्लिक को कि ये राजकोष की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रजा कोष की तरफ, और ये वैक्यूम को नरेंद्र मोदी ने कैच किया। और नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण में जो नाउम्मीद हुई थी जनता कांग्रेस से, उस वाले पोर्शन को ध्यान में रखकर जनता में एक उम्मीद जगाई। क्योंकि शासन में आना और विपक्ष में बैठ के बात करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको बैटिंग करने के लिए बहुत बड़ा मैदान होता है, और जब आप शासन में आते हैं तो लिमिटेड मैदान हो जाता है, उसमें आपको यस या नो में डिसीजन लेने होते। अब सारी परेशानियां उनके सामने आ रही हैं। यानी पिछली सरकार ने जो कुछ भी गलतियां की होंगी उससे सबक लेते हुए बेहतर भी कर सकते हैं, और उनके बेहतर काम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कर सकते कई हैं, चीजें हैं, क्योंकि अभी 30 दिन हुए हैं, कहना जल्दीबाजी होगा कि फेल होंगे, कर सकते हैं। और गोवा में भी उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक हिंट दिया है। दीक्षित साहब, हम आएंगे, पंकज जायसवाल जी इस पर विशेष तरीके से बात कर पाएंगे। अर्थ मामलों पर राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये कितना सही होगा कि जिस विषय को लेकर आप सत्ता में आते हैं, आप जिस महंगाई के नाम पर सत्ता में आते हैं, यूपीए 2 को बेदखल करते हैं, उसी महंगाई को अभी तक कहने के लिए कम दिन है, लेकिन एक संकेत देने की बात होती है कि हम ये करने वाले हैं, पर संकेत कुछ दूसरे ही जा रहे हैं। संकेत ये कि कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, कठोर निर्णय सीधे सीधे जनता की जेब पर आएगा और महंगाई और उन्हीं चीज़ों से जुड़ा होगा, क्योंकि अभी हम भ्रष्टाचार के मुद्दे को दरकिनार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करने की किसी की हिम्मत होगी नहीं होगी ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन अभी महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो कैसे इसमें राजनीति कितनी है, और आपको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि आप लोग तैयार रहिए, आने वाले दिन थोड़े बुरे भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ अभी कहना जल्दबाजी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ के लिए कुछ कड़े फैसले लेना भी जरूरी होता है जी। कहीं कहीं। तो अभी यदि इस पे तुरंत कोई रिजल्ट पे हम देखिए, कुछ चीजें आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हमें याद है कि जब पाकिस्तान से कोई आता था, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री जियारत के लिए तक आते थे, सलमान खुर्शीद के साथ बैठक करके जाते थे, तो बिरयानी खाई ये कहकर विपक्ष जितना हंगामा करता था, उस तरह का हंगामा अब के विपक्ष नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाया, क्योंकि वो कर चुके थे, वो बुला चुके थे।
अब आप बुलाते हैं, कठोर निर्णय लेते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपके शपथ ग्रहण समारोह में आता है और चला भी जाता है, तोहफों का आदान प्रदान होता है, तो क्या था पिछला आपका आरोप लगाना, आपका कटघरे में खड़ा करना ज्यादा सही था या अब का कठोर निर्णय लेना? नहीं, हमारी हम विपक्ष में थे तो हम आरोप इसलिए ऐसा हम आरोप कोई गलत नहीं लगा रहे थे। आप ये बताइए कि हम बात भी कर रहे हैं पाकिस्तान से और हमारे सैनिकों के साथ में उनका सर कटता है, उनके सर के साथ फुटबॉल खेला जाता है, यूट्यूब पे आता है, तो उस हिसाब से आप कोई तो निर्णय लेना चाहिए ना। जी, यानी सरकार में, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, ये आपका आरोप है। गणेश जी, आप कुछ कह रहे थे। अभी पाकिस्तान, मैंने एक उदाहरण दिया गणेश जी, जी। एक उदाहरण दिया कि कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा एतराज हुआ होगा। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा एतराज था पाकिस्तानी लोगों से, उस पार्टी के मुखिया खुद उस कार्यक्रम में बैठकर शपथ ग्रहण समारोह देख रहे थे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ उद्धव ठाकरे। भारतीय जनता पार्टी जब विरोधी पक्ष में थी या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मित्र पक्ष थे, इन सभी का वन पॉइंट प्रोग्राम था कि यूपीए सरकार को, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को पूरी तरह से पाकिस्तान के सामने हम फेलियर है, इस तरह की लाइन बार बार मीडिया के सामने ये लोग बोला करते थे। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने बस यात्रा की, ट्रेन यात्रा की, काफ़ी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कारगिल में काफ़ी किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी आर्मी के आतंकवादी घुस आए और हमारे हजारों सैनिक उस युद्ध में गंवाने पड़े, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, हर शहर में हमारे शहीद जवानों की लाशें चली। यानी चुनाव के पहले पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना और उस विरोधी बातों से कांग्रेस को बदनाम करके देश की जनता की भावना को आकर्षित करना, वोट लेना और जैसे ही सत्ता में आएंगे तुरंत 0 डिग्री पर चले जाना, ये भाजपा की नीति है। बोलते कुछ है, करते कुछ है और हमें आने वाले दिनों में देखना है कि नरेंद्र मोदी जी जितने कड़क दिखते हैं, जितने अपने आप को शो किया है उन्होंने, क्या उस लाइन पर वो कायम चल पाएंगे या फेल हो जाएंगे? जहां तक गुजरात का मामला है, उन्होंने अपने आप को एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में तो साबित किया है। बात जब देश की आती है चलाने की और देश की अर्थव्यवस्था के बाद, कुछ राजनीतिक मुद्दे भी चर्चा के दौरान आते रहेंगे। जैसा कि हमने पाकिस्तान का सिर्फ एक उदाहरण दिया, महंगाई की बात आई, महंगाई को लेकर जिस तरह की कमेटियां बनी, डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर, डीजल हर महीने 50 पैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्या उस पर कंट्रोल करने की कोई बात हुई? सब्जी तरकारियों के भाव बढ़ रहे हैं, क्या उस पर कंट्रोल करने की बात? ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर फौरन कंट्रोल करना नहीं करना, कुछ संकेत तो नजर आते हैं। पंकज जी, आपको लग रहा है कि कुछ इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि महंगाई कंट्रोल में होगी? उस पे मैं आने से पहले गणेश जी ने एक जो बात बोली थी और दीक्षित जी पाकिस्तान के संदर्भ में जी, अगर इसको आर्थिक नजरिए से देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था, सार्क देशों के मेंबर को बुलाया था जी। तो अगर इस नजरिए से देखते तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो कि इकोनॉमिक माइंड के हैं, कमर्शियल माइंड है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, जैसे यूरो जोन बना वैसे रूपी जोन बनाने की जी। क्योंकि बांग्लादेश में भी रुपया चलता है और पाकिस्तान में भी रुपया ही बोलते हैं और हिंदी आप देखेंगे तो भूटान में भी हिंदी बोली जा रही है, बांग्लादेश में भी बोली जाती है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। तो हो सकता है कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, तो इसलिए उस सब्जेक्ट को हम किनारे जी, अभी वो विदेश मामले में विश्लेषण पे अगर हम जाते हैं तो अभी गोवा में उनका जो पिछले दिन दिया गया बयान था, कठिन निर्णय लेंगे। अभी अब तक जो नरेंद्र मोदी की छवि थी वो प्रजा कोष की चिंता करने वाली की थी जी। और अब तक जो इस तरह के बयान आए, परंपरा तो यही कहते हैं कि जो भी सरकारें होती हैं और आप कहीं भी आप डिस्कशन में चले जाइए तो सरकार का ये राजस्व घाटा बढ़ रहा है, सरकार का चालू घाटा बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाने की, घाटा कम करने की और सरकार की आय। तो हमारे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी भी राजकोष बढ़ाने की बात कर रहे थे, प्रजा कोष की चिंता नहीं कर रहे थे। जो पिछली सरकार कर रही थी, जो पिछली सरकारें कर रही थी, जहां पिछली सरकार ने अपना बजट छोड़ा था, जो बजट उनका आखिरी बजट था सरकार का, उस बजट को देखते हुए कठिन, आपको तब सरकार कहां नजर आ रही है कि सरकार वर्तमान में सरकार को इस तरह के निर्णय लेने चाहिए जहां पर देश अर्थव्यवस्था लेकर खड़ा है, इससे कुछ बदलाव आएगा?
देखिए, पी चिदम्बरम ने केलकर कमेटी की रिपोर्ट बनवाई थी। केलकर कमेटी की रिपोर्ट में फिजिकल कंसोलिडेशन का उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि देश में फिजिकल कंसोलिडेशन की जरूरत थी। फिजिकल कंसोलिडेशन में टैक्सेशन का रिस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग, हमारे पहले हमको फिजिकल डेफिसिट होता है, क्या होता है उसको समझना जी पड़ेगा। जी जी जैसे फिजिकल डेफिसिट में हमारी एक नॉर्मल, जैसे एक व्यवसायी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, तो एक रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट की प्राप्तियां होती हैं और एक खर्चे की प्राप्तियां होती हैं। तो प्रॉफिट की जो हमारी रिसीट है, जो रेवेन्यू रिसीट है, वो बेसिकली टैक्सेशन रेवेन्यू है ना, अदर इनकम का रेवेन्यू है। और जो एक्सपेंडिचर साइड है वो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है, वेतन खाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। तो जब हमारा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि फिजिकल डेफिसिट है। जी। तो केलकर कमेटी ने सुझाव दिया था कि आप इसमें री इंजीनियरिंग करिए, जो आपके रेवेन्यू की प्राप्तियां हैं उसमें थोड़ा सा वर्क करके उसको रिस्ट्रक्चरिंग करिए, क्योंकि हमारा टैक्स भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जिसके कारण कलेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मल्टी लेवल टैक्सिंग है, वैट है, सर्विस टैक्स, एक्साइज है, कस्टम है। तो उसके लिए उन्होंने जीएसटी का सुझाव दिया। जीएसटी के बारे में बीजेपी का क्या रुख है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जीएसटी और डीटीसी पर आप चर्चा कर रहे थे कि हाँ। इस पर किसी का भी लक्ष्य नहीं अभी गया है। तक कोई मतलब सरकार की पॉलिसी इस पे ओपन होके नहीं आई है, जी। जबकि चिदम्बरम ने बोला था कि अगले 2 सालों में हम जीएसटी, और ये केलकर कमेटी फिजिकल कंसोलिडेशन के कंसेप्ट में ही था कि इसे GST अगर और आप DTC आम बोलचाल की भाषा में कहें, जो आम गृहिणी समझ सके, कहा यह जाता है कि सरकार में गैस के दाम बढ़ाने, रसोई गैस के दाम बढ़ाना और रसोई गैस की सब्सिडी का मामला चर्चा में आना, गृहिणियों की नाराजगी और आम जनता का गुस्सा ज्यादा फूटा यूपीए 2 पर। ऐसी आम बोलचाल में जरा समझाएं ताकि हम राजकुमार दीक्षित जी से देखिए, पूछ सकें जी- कि वो पिछली किस महंगाई से ज्यादा त्रस्त थे और अभी क्या चेंज, उनके क्या अच्छे दिन आए। जीएसटी से जो गृहिणियों के प्रतिदिन के खर्च है ना, जी। वो उसमें कमी आएगी, महंगाई कम होगी जीएसटी से। अभी क्या गृहिणियां मान लीजिए कोई बिस्किट खरीदती है, मसाला खरीदती हैं, उसमें मल्टी लेवल टैक्स लगता है, उसमें वैट भी लगता है। तो वैट का रेट और एक्साइज का रेट और कस्टम का रेट, ये सारे कर जोड़ के उनको प्राइसिंग होती है। जी। जब जीएसटी आएगा तो उसके दाम घटेंगे। तो आपको लग रहा है जीएसटी, पिछली सरकार में जीएसटी की क्या प्रक्रिया थी? रोड मैप उन्होंने बनाया था कि 2015 या 16 या 2014 और 15 में वो लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। चिदम्बरम ने संसद में इसका बयान भी दिया था कि जीएसटी से महंगाई निश्चित तौर पे कम आएगी। जी, जीएसटी से महंगाई कम हो सकती है। कम हो सकती वो क्या चीजें हैं राजकुमार दीक्षित जी? जैसा बता रहे हैं कि जीएसटी आए, ज्यादा चूंकि आंकड़ों में ना आप अधिकृत हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, न गणेश जी, लेकिन आप अपने एक आम, आप दोनों अपनी पार्टी के पदाधिकारी होते हुए, आप अपने पार्टी के लिए पूरी जी जान लगाने के बाद आप एक आम इंसान भी हैं। जब आप आम लोगों की तरह बिहेव करते हैं, आप आम लोगों की तरह बर्ताव करते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो क्या चीज थी जिसका आपको पिछली सरकार से गुस्सा था? हमको पिछली सरकार से गुस्सा था, उन्होंने कंटिन्यू 10 साल हो गए थे जी। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को, और वो बोल रहे हैं महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी। कोई महंगाई कम नहीं हो रही है। भंडार में अनाज सड़ रहा है बारिश से, उसका रखरखाव के लिए कुछ है नहीं है। तो हम इतना ही बोलते हैं कि हमारी सरकार ने जो वादा किया है पब्लिक से, भ्रष्टाचार और महंगाई, जी। वो मैं पब्लिक से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भरोसा रखिए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। माननीय हमारी जो पार्टी का मैनिफेस्टो था उस पर हमारी पार्टी जरूर काम करेगी। जी। ये हमारा कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे अगर ये घोषणा करते हैं गणेश जी, प्रधानमंत्री अगर ये घोषणा करते हैं कि कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अब ये कठोर निर्णय तो ये नहीं होगा कि चलिए आप अपने अपने घर के एक बच्चों को सीमा पर भेज दीजिए। कठोर निर्णय का अर्थ तो यही है कि आप अब तैयार रहिए, कुछ कठोर निर्णय देश हित में लिए जाने वाले हैं और आप ज़्यादा उम्मीद न लगाएं। जो संक्षेप में समझ में आता है, आम बोलचाल की भाषा में ये कहा जा सकता है। आपको पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान जब आप लोग अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर जनता के बीच जा रहे थे, आपने क्या पाया? जनता का गुस्सा महंगाई को लेकर कितना था? महंगाई का जो जड़ है वो है पेट्रोल, डीजल, गैस। मैं बताना चाहता हूं कि पेट्रोल भारत में उत्पादित नहीं होता है। पेट्रोल हमें किसी और मुल्क से, जो इंटरनेशनल रेट है, उस रेट से हमें लेना होता है। जी। और हम
कौन से देश से है, हमारे लिए रेट कम करो, हमारा ये प्रॉब्लम है, ये वहां माना नहीं जाता है। जी, मतलब आपकी मजबूरियां, आपकी परेशानियां आपकी जगह पर, लेकिन इंटरनेशनल ये रेट तो आपके इंटरनेशनल लिए व्यवहार कम है। और उसके बावजूद भी भारत सरकार ने सब्सिडी का बहुत बड़ा हथियार, हम देश की जनता को कम से कम कीमत में कैसे गैस सिलेंडर दे, कैसे पेट्रोल दे, कैसे डीजल दे, इस लिए हमने काफ़ी काम किया। और जितना हम कम उतार सकते हैं, कम से कम उतार कर हमने देश की जनता को पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर देने की पूरी कोशिश की है। और जब डीजल और पेट्रोल के भाव मेंटेन नहीं हो पाते, कंट्रोल नहीं हो पाते, तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट जो यानी जीवनाशक वस्तुएं परिस्थितियां हैं, ऐसी उस बनी। पर हो आपको जाता ऐसा है। लगता है कि परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बनी बिल्कुल। जिसका असर महंगाई पर पड़ा, बिल्कुल। और महंगाई बढ़ी, इसलिए जनता नाराज होकर आपके खिलाफ गई। परिस्थितियां ऐसी बनी। क्या यही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, मोदी सरकार के साथ नहीं है? देखिए, भारत में जो अनाज उगाने वाली जमीन है वो लिमिटेड है, और देश की जनता की जो संख्या है सालों साल बढ़ते जा रही है। यानी जमीन उगाई के लिए कम और खाने वाले मुंह देश में बढ़ रहे हैं। बाहर से जो हम खाने की चीज़ें मंगाते हैं, वो रेट भी हमें दूसरे मुल्कों के हिसाब से देनी पड़ती है। जी, आयात और निर्यात का भी एक बड़ा मसला बिल्कुल है। बिल्कुल जी, तो हमें देश को ये समझाना पड़ेगा, और हमें भी खुद समझना पड़ेगा। और हम अब ये देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम ये करके दिखाए। गेहूं, चावल, ज्वारी, दाल, तेल, नमक, शक्कर, ये जरूरी चीजें जो है ना, अब हम देखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द भाव कम करके दिखाओ। अभी संकेत कुछ लग रहा है कि कम होने का? देखो, ये जो वास्तविक परिस्थिति है उससे ना हम भाग सकते हैं ना वो भाग सकते हैं। वोट पाने के लिए हमने बड़े बड़े सपने जरूर दिखाए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे सपने दिखाए। अब समय आया है, अच्छे या बुरे कदम, कड़े कदम, ये सिर्फ बोलने में समय बर्बाद मत करो, एक्शन लो, एक्शन और दिखाओ देश की जनता को रिजल्ट चाहिए। वो क्या चीजें हो सकती थी पंकज जी जो कंट्रोल कर, जिस पर थोड़ा सा काम करके जनता की, देखिए आप जिस मेजोरिटी के साथ आए हैं, आपकी मेजोरिटी से ज्यादा मायने इस बात का रखता है, आपसे ज्यादा मेजोरिटी से सरकारें आई हैं, इससे ज्यादा मेजोरिटी की सरकारें आई हैं, और इससे ज्यादा वो राजीव जी के दौर में रही हो, इंदिरा जी के दौर में रही हो, जो भी रहा हो, लेकिन इससे बुरी दुर्गत विपक्ष की नहीं हुई थी। 19% मत लेने के बावजूद, यानी आपकी अपेक्षाएं ज्यादा थी जनता की आपके प्रति। जनता की अपेक्षाओं के प्रति जवाबदार प्रधानमंत्री को जिस तरह के निर्णय लेकर एक आस बंधानी चाहिए, ऐसा कोई कृत्य नजर आता है क्या आपको वर्तमान सरकार के मुखिया की तरफ से? जरूर नजर आता है। पिछली सरकार और नई सरकार में पॉलिसी में थोड़ा सा, पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमें नजर आता है थोड़ा बेटर है ये। पिछली सरकार ने T2 और T3 मतलब पैसेंजर एयरपोर्ट पे ज्यादा काम कर रही थी बनिस्पत कार्गो एयरपोर्ट के। हमारे देश में जो महंगाई बढ़ने का मूल कारण है, देखिए 70, 80, 90 के दशक में औद्योगिक क्रांति हुआ तो उत्पादन बढ़ गया। 90 के दशक से मार्केटिंग क्रांति आया, उत्पादन की समस्या से ज्यादा मार्केटिंग बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट हो गया कि हम चीज़ों को बेचे कहाँ। अगर हम चीज़ों को नहीं बेचेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा, क्रय शक्ति कम होगी, मनी की साइकिल कम होगी। तो इस एंगल पे हमारे पिछली कांग्रेस सरकारों ने उतना काम नहीं किया। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी, किसी अखबार में मैंने पढ़ा था, 24 नए कार्गो एयरपोर्ट खोलेंगे। 24 नया कार्गो एयरपोर्ट खोलने से इतना बड़ा इंडिया में इकोनॉमी में बूम आएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है या जिनकी मांग क्रिएट की जा सकती है। जैसे आप गोरखपुर का हैंडलूम ले लीजिए, चुनार के आपके मिट्टी के बर्तन है, भदोही की कालीन है, काला नमक का चावल है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, सिद्धार्थनगर के हैं, महाराजगंज के हैं, गोंडा के पास के हैं, और हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में जैसे आपका हैदराबाद का पंचमपोली है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन हमारे पास उस बाजार तक पहुंचने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हम पैसेंजर को विदेश पहुंचाने से ज़्यादा, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम अपने मालों को, अपने उत्पादों को अगर हम विश्व बाजार में और राष्ट्रीय बाजारों में, मतलब ऐसा नहीं, राष्ट्रीय बाजार भी हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो राष्ट्रीय बाजार में जाएं तो उनको उचित मूल्य मिल सकता है, और किसानों का वो मान ले वहीं पे सड़क, आप किसी मंडी में उत्तर प्रदेश के चले जाइए, मेरा तो निचलौल में गाँव है, मंडी में गया तो मैं शाम के समय देखता हूँ कि वो पत्ता गोभी नहीं बिकता है तो वो सड़क पर फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि कच्चे माल के भंडारण और संग्रहण और वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पे किसी सरकार ने एक फुल फोर्स में काम नहीं किया था। समस्या को समझने की
समस्या को समझना और समस्या को समझकर उसके निदान का प्रयास करना। हाँ, ये संसाधनों थोड़ा के फर्क हिसाब से नजर- विकास का मॉडल बनाना ही अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगा और महंगाई को कम करेगा। तो ये आपको लग रहा है कि इस दिशा में काम हो रहा है? अभी जो उनका स्टेटमेंट आया 24 नए कार्गो एयरपोर्ट बनाएंगे, जी मतलब और कहने से एक संकेत मिल रहा एक है आपको संकेत कि- मिला और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में बूम आएगा, महंगाई कम होगी और लोगों के प्रजाकोष में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उनके क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनकी राजकोष बिक्री और बढ़ेगी। प्रजाकोष की बात है। राजकोष वर्सेस प्रजाकोष की लड़ाई है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इन 24 नए कार्गो एयरपोर्ट खोलने से प्रजाकोष में भी थोड़ा प्रजाकोष में भी कुछ आने की गुंजाइश लगती है। गुंजाइश है, किसानों के हाथों में आने की गुंजाइश है। प्रजाकोष और राजकोष के बीच के इस फर्क को और इसके थोड़ा सा विस्तार में जाने का हम प्रयास करेंगे पंकज जी के साथ। राजनीति में जिस चीज को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े थे वो महंगाई और भ्रष्टाचार। आज चर्चा हम महंगाई की कर रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल करने पर नरेंद्र मोदी कितना ध्यान देंगे, और महंगाई अगर बढ़ी तो क्यों बढ़ी, और महंगाई को पिछली सरकार कंट्रोल कर सकती थी तो किस तरह से कर सकती थी। हमारे साथ गणेश कांबले जी और राजकुमार दीक्षित जी के साथ पंकज जायसवाल जी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जा सकता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एसएम प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं कठिन दौर के आहट की। कठिन दौर आएगा, अच्छे दिन आएंगे, दोनों में से क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अच्छे दिन का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी की टीम ने। अब कठिन दौर की आहट भी सुनाई पड़ रही है नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ही। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि आने वाले दिनों के कुछ कठोर निर्णय के लिए जनता को तैयार रहना चाहिए। वो कठोर निर्णय क्या होंगे उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल करने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था में कुछ हेरफेर करेंगे और शायद इसका सीधा परिणाम जनता पर आएगा और जनता पर महंगाई का बोझ कुछ बढ़ भी सकता है। हम ग्राफिक के माध्यम से कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी। हम ग्राफिक के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ें, उनके कठिन फैसले क्या क्या हो सकते हैं। एक रिसर्च के माध्यम से ये साबित हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 15 ऐसे निर्णय हैं। यूपीए सरकार के खाद्य सुरक्षा बिल में हो सकते हैं कुछ कड़े फैसले। डीजल सब्सिडी खत्म हो सकती है, हर महीने बढ़ सकते हैं एलपीजी के दाम। यूपीए सरकार के खाद्य सुरक्षा बिल में हो सकते हैं बदलाव। राजकोषीय घाटे को काबू में करने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन। बजट में नए टैक्स की संभावना कम, कॉरपोरेट जगत का हाथ आ सकती है निराशा। सरकार
कर सकती है खर्च में कटौती। सरकारी बैंकों के विलय का कदम उठा सकती है सरकार। मोदी सरकार लैंड बिल में भी कर सकती है फेरबदल। लेबर रिफॉर्म से संबंधित अहम फैसले लिए जा सकते हैं। रेलवे के किराए में भी हो सकता है इजाफा। CIL कोल इंडिया लिमिटेड और FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हो सकते हैं बदलाव। मनरेगा में सरकार कर सकती है बदलाव। जिस तरह से कुछ निर्णय, कठोर निर्णय लेगी, कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं, कुछ के फायदे होंगे और कुछ का भार जनता पर पड़ेगा। वो कठिन निर्णय अगर सरकार लेती है, क्या परिणाम हो सकते हैं इसके, जो कयास लगाए जा रहे हैं और जिसके संकेत नरेंद्र मोदी ने खुद दिए हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये संकेत भी नरेंद्र मोदी ने दिए थे, ये दावा भी किया था। और कठिन दौर से गुजरना होगा देश को कुछ दिनों के लिए, ये घोषणा भी नरेंद्र मोदी ने ही की है। नरेंद्र मोदी पार्ट 1, नरेंद्र मोदी पार्ट 2। UPA 1 देख चुकी, UPA 2 देख चुकी जनता नरेंद्र मोदी के इन दोनों रूपों को देख रही है, समझ रही है, समझने की कोशिश कर रही है। हम भी चर्चा के उसी मकाम पर हैं। होगा क्या, क्योंकि उम्मीदें लोगों की बहुत है, सपने कुछ ज्यादा दिखा दिए गए और सपनों की पूर्ति न हो तो दिलों का टूटना स्वाभाविक है। पंकज जी, ये सपनों की दुनिया दिखाई गई है, जमीन के जो इसका धरातल है, वास्तविकता का धरातल कुछ और है। तो क्या अच्छे दिन और कठिन दौर, इन दोनों के बीच को कैसे आप देखते हैं? अच्छे दिन तो सर लग रहा थोड़ा पोस्टपोन हो गया। मतलब अच्छे दिन जो तुरंत हम लोग सोच रहे थे आएंगे, हो जाएगा, अभी जो उन्होंने निर्णय दिया और जो आपने 15 सब्जेक्ट बताया, उससे तो यही लगता है कि पोस्टपोन हो गया। हाँ, पी चिदम्बरम इतना एग्रेसिव पॉलिसी नहीं लाएंगे क्योंकि टैक्सों में उतना कुछ बदलाव नहीं हाँ, करेंगे। जैसे आपने बताया था कि वो राजकोष पर ज्यादा ध्यान था। यथा स्थिति बरकरार रखेंगे। ये DTC और GST को लेके भी शायद अभी तुरंत जेटली के हाथ में आया है, वो मतलब 1 महीने में कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं करेंगे। कि उम्मीद थी कि ये आएंगे तो टैक्स में छूट दे देंगे, जो 5 लाख का मैसेज एक चला था कि 5 लाख तक नहीं लगेगा। अभी इनके मैसेज ये तो अभी वित्त मंत्री वगैरह तय करेंगे। कयास आराइयां तो जितनी इस सरकार से लगाई गई और इस सरकार के आने से पहले लगाई गई, इतिहास में इसका कोई सानी नहीं मिलता कि जितने अपनी तरफ से घोषणाएं न सिर्फ मोदी समर्थकों ने की, भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने की, बल्कि इस सरकार से नाराज, पिछली सरकार से नाराज तबके ने इस तरह की उम्मीदें जगा दी कि उसी भाषा को नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों को भी बोलना पड़ रहा था। ऐसी बहुत सी घोषणाएं की गई, ऐसे बहुत से दावे किए गए। उन दावों की कसौटी पर नरेंद्र मोदी को अपने इतने दिनों के कार्यकाल पर अगर कुछ नंबर देने हो तो दीक्षित साहब कितने नंबर देंगे आप? नहीं, मैं अभी थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। कामले साहब ने अभी 1-2 बात कही थी जी कि हमारे यहाँ उत्पादन कम होता है। जी, मैं कामले जी से को बताना चाहता हूँ, हमसे ज़्यादा शायद उम्र में भी होंगे, हमसे ज़्यादा राजनीति में भी होंगे, कि जो गेहूँ सड़ा है गोदामों में जी, यदि सड़ता नहीं था तो क्या हमारे यहाँ कम पड़ती थी अनाज का? कमी है अनाज की आज भी। आप यकीन, आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो आलू के भंडार हैं, लोगों ने जो आलू वहाँ पे रखते हैं बीज के लिए या बाद में उठाते हैं, वो वहाँ पे इस बार किसानों ने अपनी आलू उठाई नहीं है, उनको सड़क पे फेंक दिया, छोड़ दिया है, या उठाया भी है तो सड़क पे जितना काम था उतना घर पे लेके गए, नहीं उन्होंने सड़क पे फेंक दिया है। और अब आलू प्याज, आलू और गेहूं की आपने बात की, प्याज को लेकर प्याज ने बहुत रुलाया था पिछली बार। सरकार बदल देती है ये प्याज इस बार फिर महंगी और भी महंगी होती जा रही है। तो इन चीजों पर कंट्रोल करने का कोई आपको लग रहा है कि कंट्रोल हो सकेगा? सरकार को करना चाहिए। हमारी सरकार इस पे जरूर कंट्रोल करेगी। सरकार कंट्रोल करेगी। प्याज ने बहुत रुलाया, जैसा हमने कहा गणेश जी, इस प्याज ने बहुत रुलाया सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार को। देखो, वो हमारा दुर्भाग्य है। प्याज दुर्भाग्य है या साजिश? नहीं, ये दुर्भाग्य, कुदरती मार है ये जी।
क्योंकि प्याज का जब निर्माण होता है खेती में जी। और जब वो बनकर बाहर आता है और उसी दरमियान अगर बारिश हो जाए जी। तो आपने भले गोडाउन में रखा है तो भी वो हवा की नमी से जो है कांदा खराब होता है जी। और ऑटोमेटिकली फिर वो खराब कांदा सड़ जाता है, मार्केट में नहीं आ सकता है। आने के बाद फिर वो कांदे की किल्लत सब्जियां महसूस और होती भी महंगी होती है ये पंकज जी। कुदरत की मार है जी, उसको। कुदरत की मार, हर सब्जियां एक- और भी महंगी होती है, लेकिन नरेंद्र ये भाई जी प्याज को भी ये मार झेलनी है। झेलनी उससे बड़ा सरकार आदेश से नहीं भी। मांगे। प्याज की थोड़ी बोलना चाहता कृत्रिम हूं, मांग भी बनाई जाती है। जब यहाँ पे कांदा सड़ रहा है, बोलते हैं कम उत्पादन हो रहा है, तो आप पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो उसको? आप पहले अपने देश में उसको रोकिए ना, आप पाकिस्तान क्यों भेजे? देखिए हमारी विदेश नीति है, जी। विदेश नीति के मांग तहत बनाई आप- जाती है। आप प्याज उसकी की विदेश कृत्रिम नीति मांग बनाई करते जाती हो है आप। थोड़ी। विदेश नीति के Artificial तहत crisis जैसे अभी देश भूखा मर 7 रहा है, आप विदेशों में भेज रहे हो। ऐसा है कि अभी जब शपथ विधि को 7 राज्य देशों वो के- हमारी एक नहीं, पॉलिसी सुनिए, है। सुनिए। सार्क जब सार्क 7 सब राज्यों हमने के बुलाया नेताओं है। को आपने बुलाया आप- शपथ विधि आप- को। आप हमारे पड़ोसी हैं, ये- आप हम पड़ोसी, हम क्या पहले आप ऐसा है। मारा करेंगे, पहले हम ऐसा बात है। करेंगे ना, सुलह करेंगे ना नहीं, किसी प्लीज, से। एक मिनट भाई में- जो चीज बात जमती है, सलमान भाई, इस मारा-मारी बात नहीं में मैं कर बोलना जी, चाह जी, रहा जी, हूँ जी। आप बोलिए, कि बोलिए। जब हमारी विदेश नीति बनती है तो कुछ चीजें हमें देनी पड़ती है, कुछ चीजें लेनी पड़ती है। भले हम हमारे घर के कुछ लोगों को थोड़ा खाना कम परोसेंगे, लेकिन जो हमारी विदेश नीति तय हुई है वो विदेश कर्तव्य जो है एक चीज तो तय है पूरा गणेश जी, करना ही हमारा कर्तव्य बनता गणेश जी है। एक चीज तो तय है, जी। आप करेंगे तो मार खाएंगे, दूसरे करेंगे तो वाहवाही लूटेंगे। देखिए तो ये आपकी अपनी नीतियों की, जी। कांग्रेस की अपनी नीतियों की मार है ये। वो ठीक से अपनी बातों को, अपनी चीजों को समझा नहीं पाई, समझाने का फेर रहा, या फिर इतना अहंकार आपके नेताओं में था कि वो समझ रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और जनता इसे अपने आप समझेगी। इस भ्रम ने कहीं ना कहीं आपको सत्ता से दूर किया। सत्ता दूसरे की आई है, उसे मौका मिलना चाहिए, जैसा कि दीक्षित साहब कह रहे हैं, सचमुच थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए। और पंकज जी जैसा कह रहे हैं कि पोस्टपोन्ड हो गए अच्छे दिन, अच्छे दिन आएंगे, ये उम्मीद अब भी लोगों को है, लेकिन कठिन दौर से गुजरते हुए आएंगे। वो कठिन दौर कितने दिन चलेंगे, इस पर अगर बात करनी हो पंकज जी, तो कठिन दौर की अगर बात करें, क्योंकि तर्क गणेश जी के राजनीतिक होंगे, दीक्षित साहब के भी राजनीतिक होंगे, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि दोनों सरकारें लगभग एक ही दिशा में काम करेंगी। अब निर्णय लेने की क्षमता किसमें कितनी ज्यादा थी, कौन ज्यादा लेता है, यही फर्क आने वाली सरकार तय करेगी, आने वाले दिन तय करेंगे। पर वो जो आप बता रहे हैं कि इसका निर्णय किस तरह से होगा, राजकोष और प्रजाकोष के बीच के जो फर्क है, इसे पाट लिया जाए, इसे समतल कर दिया जाए, तो शायद अच्छे दिन आ सकते हैं। अच्छे दिन आने में सर 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि अभी जो 2-3 साल दो गणेश साल साहब से तब तो तो कम नहीं आप लोगों लगेगा। को फुल मौका मिल जाएगा। 2 साल से ये तो कम बहाना नहीं है। लगेगा, 2 साल से कम नहीं ये- लगेगा। ये पंकज जी का एक अनुमान है, क्योंकि ये तो वो बीजेपी के न प्रवक्ता हैं और नहीं ऐसा हम कह सकते हैं कि वो अंधभक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मार्केट विश्लेषक है और अर्थव्यवस्था पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, तो वो एक अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि 6 महीने में भी अच्छे दिन आ जाए, हो सकता है 5 साल पूरा आपको मिले, आप सरकार को कोसते रहें, और सौभाग्य दीक्षित जी का हो तो 3 महीने में भी अच्छे दिन आ जाएंगे। नहीं, जितना उन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बोला है जी, वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने में होने वाली चीज नहीं है, उसको होने में 2 साल लग गया। अगर वो हो गया तो अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर पे अच्छा सुधार आ जाएगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात किया है, एफडीआई में बात किया, रिटेल में सर्टेन कंडीशन के साथ एफडीआई में बात किया, तो विदेशी निवेश आएगा। और उसके बाद उन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान दिया। उन्होंने महंगाई का 80% रीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जिसमें उन्होंने अभी बताया कि हमारा गेहूं सड़ जाता है, हमारा आलू खराब हो जाता क्या है, जितना प्याज की बताया जा भंडारण रहा की है बात पंकज जी, है। क्या इतना सचमुच में सड़ता है? हाँ, वो मिसमैनेजमेंट तो है, और अभी एफसीआई का उन्होंने बोला ना 3 पार्ट में बांट देंगे। फोकस मैनेजमेंट पे भी उन्होंने ध्यान दिया है। जी। तो सड़ता तो है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट एफसीआई में है, मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट का अगर आरोप लगे गणेश जी, तो क्या कहेंगे? क्योंकि जी, देश में साहूकारों के 2 गुट है। एक गुट जो है सत्ता के साथ होता है और एक गुट जो है विरोधी के साथ होता है। और जब चुनाव नजदीक आते हैं या जब जब मौका मिले तो ये साहूकार मंडली जो है कभी विरोधियों के साथ मिलके फिर वो जीवनावश्यक वस्तुओं का कोई भी पार्ट हो उसे कंप्लीट दबा के रख देंगे और मार्केट में पूरी
हालत खराब हो जाएगी, लोगों को चीजें उपलब्ध नहीं होगी, लोग सरकार के खिलाफ चिल्लाएंगे और सरकार के विरोध में एक माहौल बनाने का एक षड्यंत्र जो रचने में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी सभी ये काफी एक्सपर्ट है। क्योंकि जो देश का साहूकारी वर्ग है, ये भले सरकार कांग्रेस की देश में 50-60 साल रही, लेकिन अंदर ही अंदर देश के साहूकारों का एक बड़ा गठ भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर लगा रहा और उन्होंने समय समय पर हमें बदनाम करने की पूरी कोशिश की। जैसे आपने हमें याद है कि बोफोर्स तोप के अंदर वीपी सिंह साहब ने कहा कि राजीव जी गांधी जी ने करप्ट दलाली ली है। हाँ, पूरे देश के सामने सच्चाई आई और राजीव गांधी निर्दोष बाहर आए और कारगिल युद्ध में यही बोफोर्स तोप ने पाकिस्तान को भगाया। और आज कल INS विक्रमादित्य पर नरेंद्र मोदी साहब बड़े खूबसूरत नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी विक्रमादित्य कांग्रेस के गवर्नमेंट ने देश के लिए लाई है। तो हमारी दूरदृष्टि देश के लिए है, भले महंगाई हो, शिक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाहरी सुरक्षा दो हो, चीजें थी। हम बिल्कुल गणेश व्यापक जी, दो सोचते हैं। चीजें, एक बात तो माननी होगी, कांग्रेस के इस मामले में थोड़ा सा कमी रह गई। अगर सचमुच देश हित के कार्य हैं, ये सारे जो आप गिना रहे हैं, ये सचमुच देश हित के हैं और ये कंटिन्यू कोई भी सरकार करना अगर उसमें इच्छा शक्ति है तो इसे आगे बढ़ाएगी आने वाली सरकारें भी। बस उन चीजों को ठीक से और समय पर नहीं किया गया। समय समय पर अगर किया जाता तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। अच्छे दिनों के सपने में आम जनता नहीं आती कि बहुत जल्दी अच्छे दिन आएंगे। और जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, अच्छे दिन आने में कुछ वक्त लग सकता है। 5 साल पूरे हो जाएंगे, पोस्टपोन होता रहेगा। तो ये अगर ये पोस्टपोन होता रहा तो आपके बेहतरी के दिन है, आप लोग इस पर सरकार को घेरे रह सकते हैं। जल्दी होता है तो ये सरकार लंबी चलती है, जनता का फायदा है। जनता राजनेताओं के बीच नहीं, ये जनता जनार्दन का फैसला होता है। ये बहकावे में भी अगर आती है तो फौरन बदला भी लेती है, सर पर चढ़ाती है तो जमीन चटाने में भी देर नहीं करती। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कहने को बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, उनके केंद्रीय नेताओं की तरफ से बयान आते हैं। दीक्षित साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार को, आपकी अपनी सरकार को, आपकी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को वो कौन से निर्णय हैं जो प्राथमिकता में लेने चाहिए और आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं लिए हैं, उन्हीं निर्णयों पर रहना चाहिए? मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कामरेज यादव ने भी बोला है कि FDI का जो गेहूँ सड़ता है गवर्नमेंट की, इनकी है, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट के, हमारा जो कर्मचारी हैं, हमारा जो उनका गोदामों है, जिन्होंने मान लिया है कि हमारा उस पर कंट्रोल, उनकी सरकार का कंट्रोल उस पर मिस मैनेजमेंट की बात तो हुई। हाँ, मिस मैनेजमेंट जो पंकज जी ने कहा, बहुत सही कहा कि मिस मैनेजमेंट वाला मामला तो था। और रही बात जी, बीजेपी का पहले राष्ट्र है, पहले देश है सर्वोपरि। देश के साथ में कोई समझौता नहीं होगा, देश सर्वोपरि रहेगा। और जो अच्छे दिन की बात हो रही है, अच्छे दिन आने में तुरंत नहीं होता है। कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के पास नहीं, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया वो तो जादू की छड़ी दिखाई आएगा, उसके टाइम तो लगेगा ना थोड़ा। जादू अभी मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। चंद्रशेखर जी ने पूरा सोना रख दिया था बाहर गाँव में गिरवी। प्रधानमंत्री माननीय से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने देश का, राज्य को बढ़ाया, वापस वहाँ से लेके आए। तो कुछ तो कदम देश हित में कठोर उठाने पड़ेंगे, तभी देश का भला होगा और तभी जनता का भला होगा। तो हमें थोड़ा मौका चाहिए जी, थोड़ा बस वो मौका वाला मामला जो है वही आकर मामला गाड़ी अटकती है। छड़ी नहीं है सलमान जी। जी जी, जादू की छड़ी, बिल्कुल जो चाहिए मिल गया जी। हमको। विपक्ष में, जब विपक्ष में रहते हैं, सपने दिखाने का अधिकार होता है और सरकार को घेरने का भी तरीका होता है। सरकार को जितनी खूबसूरती से घेर कर सरकार को पटखनी देने में माहिर भारतीय जनता पार्टी ने वो कारनामा कर दिखाया, इसके लिए उसे बधाई तो मिलनी चाहिए। लेकिन जब आपने सपने दिखाए हैं, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में भी बात होनी चाहिए। बात हो रही है कुछ निर्णय, कठिन निर्णय लेने की बात हो रही है। वो कठिन निर्णय अगर जनता की जेब पर प्रभाव डालते हैं तो आने वाले दिन निश्चित तौर पर जनता के अच्छे नहीं होंगे, और अगर जनता के नहीं हुए तो वर्तमान सरकार के भी नहीं होंगे। ये अगर स्थिति आती है, जिस तरह के हम बात कर रहे थे पंकज जी, हमने अपनी ग्राफिक के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी कि बैंकों का विलय होगा, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कई विलय हो सकता है, उसके लाभ भी होंगे, हानि भी होगी। रेल के किराए बढ़ाए जा सकते हैं,
यूरिया खाद में सब्सिडी कम की जा सकती है, गैस एलपीजी और रसोई गैसों में सब्सिडी को कम किया जा सकता है, गैस कहते हैं लगभग 1000 रुपये तक मिलने लगेगा। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो कैसे हम कहें कि अच्छे दिन आने वाले हैं? गैस की प्राइस तो नहीं बढ़ानी चाहिए और सरकार को 2 क्षेत्र में इकोनॉमी को बांटना चाहिए। एक तो बेसिक नेसेसिटी की चीजें, जैसे गैस का प्राइस है, जीवन आवश्यक वस्तुओं पर कंट्रोल रखना चाहिए, उसका प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए। अगर प्राइस बढ़ता है तो सब्सिडी भी दो तो देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है, अगर वो खुश नहीं रहेगा ना तो प्रोडक्टिव नहीं होगा, और प्रोडक्टिव नहीं होगा तो इकोनॉमी भागेगा नहीं। तो सबसे पहले उसको खुश रखो। जीवन रक्षक, जीवन जीने की जो चीजें हैं, जीवन आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी देना सरकार के लिए जरूरी। सरकार का मतलब माई बाप ही होता है। ये जीवन आवश्यक वस्तुओं पर को लेकर गणेश जी ने ये बात उठाई थी। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, डीजल के भाव का कुछ इस तरह का प्रावधान हो गया कि डीजल के भाव बढ़ाना सरकार की मजबूरी हो गई, क्रूड ऑयल के हिसाब से और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हिसाब से। जैसा कि गणेश जी ने कहा, आप भी इस बात को मानते हैं, पूरा देश अब इस बात को समझ तो गया है। लेकिन क्या उस 50 पैसे जो प्रति माह बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि उस पर कंट्रोल कर एक संदेश दिया जाता जनता को कि जी हाँ, हम महंगाई करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं? सर, डीजल पे जो सब्सिडी है उसके पीछे मूल भावना यही थी कि ये कृषि योग्य वस्तु है जी, क्योंकि जीवन रक्षक वस्तुओं पे सब्सिडी देने का प्रावधान है, कोई बिजनेसमैन को सब्सिडी देने के लिए नहीं प्रावधान है। तो मूल भावना यही थी कि ये कृषि के लिए यूज होती है, तो डीजल का जो है, डीजल पे हम सब्सिडी बरकरार रखें। और इस सब्सिडी के कारण तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो डीजल के जो एक बहुत बड़ी मात्रा में भोगता हमारा अमीर वर्ग है, जो एसयूवी से चलता है। अब ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है कि मशीनरी कैसे बनाएं कि एक ही पेट्रोल पंप से 2 रेट का डीजल उपलब्ध हो। अगर ऐसी मशीनरी डेवलप हो जाती है कि किसानों को एक अलग रेट से डीजल उपलब्ध हो और जो एसयूवी अमीर वर्ग हो उसको अलग रेट से डीजल उपलब्ध हो, काफी हद तक सब्सिडी वाला जो पोर्शन हम किसानों तक ट्रांसफर कर सकते हैं और विदाउट सब्सिडी वाला डीजल अमीर वर्ग को। लेकिन उसकी मशीनरी बनाना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे जो है आइडिया इस समय नरेंद्र मोदी ने भी दिया था और बीजेपी ने भी ऐसे आइडिया थ्रो किया था, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि एक ही पेट्रोल पंप से 2 रेट का डीजल बनना और काला बाजारी इसके बाद आप रोक ले। मार्केट में क्या होगा, आप डीजल में आप जो खेत खलिहानों के लिए और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल को आप भर कर ले जाएंगे और फिर कालाबाजारी होगी, कोटा वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा और कोटा से तो ऐसी स्थिति अगर बनती है। जी गणेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? लेमन न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक विनती करना चाहता हूं कि देश के सामने कुछ आंकड़े आने बहुत जरूरी है। वो आंकड़े ऐसे है कि 2014 आपकी सरकार बनने के पहले तक कांग्रेस सरकार ने हर राज्य में स्टेट वाइज कितने कारखाने लगाए जो आज शुरू है और उसमें आज कितने वर्कर काम कर रहे हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, हमने कितने शिक्षण संस्थाओं को स्टैंड किया कांग्रेस सरकार ने, उनके आंकड़े निश्चित हो। यानी कि कांग्रेस सरकार ने देश में जो भी उपक्रम सेट किए हैं उनका एक आंकड़ा आप निश्चित करो और उसके बाद आप अपने कार्यकाल में कौन से उद्योग अलग अलग राज्य में लगा रहे हो, कौन से शिक्षण संस्थाएं आप खड़ी कर रहे हो, कौन सी नई परियोजनाएं आप ला रहे हो, ये फिगर देश को बताना जरूरी है। गणेश जी, ये 2 मुश्किल काम आप सौंप रहे हैं वर्तमान सरकार पर कि आपने जो किया हुआ है उसका डेटा वो अगर आपको देते फिरे नहीं, तो फिर वो देश की जनता के लिए जी, देश की जनता के लिए ही वो आपका डेटा आपको लेकर जनता के बीच में जाना होगा कि इतने वर्षों में हमने ये किया है और ये होना चाहिए। हमें ये चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कितने उद्योग देश में स्थापित किए, कितने शिक्षण संस्थाएं देश में स्थापित की और देश में बेरोजगारी कितनी कम की, ये फिगर हम 5 साल के बाद जानना चाहेंगे। जी, 5 साल अनुपात लगाकर कि 5 साल के बाद आप लगाना चाहेंगे। दीक्षित जी, कितना सहमत है आप गणेश जी की बात से? नहीं, गणेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप सत्ता में बैठे हो, आप उद्योग लगा रहे हो, आप शिक्षण संस्था का कर रहे हो, तो आप नहीं करोगे जो कि विपक्ष थोड़े करेगा। अब तो सत्ता में नई चीजें लाइए, ये हम बोल रहे हैं। तो ये अपना बायोडा हमसे मांगेंगे। नहीं, हम हमारे मोदी जी ने सीधा बोला है, हम ये कह रहे हैं कि हमारी चीज छोड़ो, नई चीज पैदा करो रहेगा। जी, मोदी जी ने खुला ही बोला है कि हमारा जो हम अपना मैंने क्या किया क्या नहीं किया मैं 5 साल बाद में पब्लिक के सामने रखूंगा, मैं अपना खुद का बायोडाटा दूंगा। वो अपना रखेंगे। हाँ,
ये हमारी सरकार हमारी रखने वाली विफल रही। हमारी सरकार- चीजों हमारी और चीजों सवाल हम क्यों ले- हमारी जी, बनाई कांग्रेस हुई और चीजों पर सवाल लिपापोती मत करो। जो कांग्रेस आप नई सवाल चीजें काम पैदा करें। करो। नहीं, हमारे तो मोदी जी ने पहले ही बोल दिया ना, देश की- हम अपना जो भी है मैंने क्या किया है 5 साल में हम पब्लिक के सामने उसमें रखेंगे। देश के बच्चों को शिक्षा दो, देश के बच्चों को रोजगार दो, देश के महिलाओं को सुरक्षा दो। देश को नई चीज आप क्या दे रहे हो, ये चीज हमें बताओ। जी कमोबेश टाइम बताएगा ना आपको। कमोबेश- मॉडल दे रहे कीजिए हैं, ना गुजरात थोड़ा। मॉडल दे रहे हाँ, हैं। नहीं, देखिए नहीं, आप कमोबेश कीजिए। वही स्थिति, वही नारे, वही चीजें शब्दों के हेर फेर के साथ दोनों सरकारें करती हैं। दोनों तीनों चौथी जो भी सरकार आती है वो आम जनता की बात करती है, आम जनता के हित का मामला रखती है, आम जनता को क्या पसंद आता है वो बोलती है। पिछली सरकार की कमियों को थोड़ा सा गिनाना और जादू की छड़ी दिखाना ये राजनेताओं को बड़ी खूबसूरती से आता है, लेकिन वास्तविकता का, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, वास्तविकता का धरातल कुछ और है। ये कुछ और मांगता है। यहाँ पर कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसकी मोदी ने गुहार लगाई है कि आने वाले दिनों में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ऐसे में पंकज जी बताएं कि चलते चलते आपके पास जहन में कुछ हो कि ये चीजें हो तो शायद अच्छे दिन जल्दी आ जाए, जिसकी अपेक्षा आम जनता भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी कर रहे होंगे जिन्होंने उनके नाम पर वोट मांगे हैं, और कांग्रेस भी सोच रही होगी कि चलिए अच्छे दिन आप ले तो आइए, अगर आती है तो एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में उनकी तरफ से भी स्वागत ही होगा। देखिए, जीवन रक्षक और जीवन जीने के लिए जो सरकार माई बाप का ही नाम होता है, हम उसको माई बाप समझते हैं। अगर हमसे बिजनेस की बातें करेगी तो हम उस सरकार को सरकार नहीं समझेंगे। तो जीवन जीने की जितनी वस्तु है उस पर जो सब्सिडी है उसको बनाना चाहिए। ये गैस का कोटा हमारे ख्याल से पहले की तरह कर देना चाहिए। गैस का कोटा 12-13, आपको भी मालूम है 20 दिन से ज़्यादा गैस नहीं चलता है, तो कम से कम 18 सिलेंडर तो चाहिए ही चाहिए। 12 सिलेंडर से काम नहीं होता है। तो अब 6 सिलेंडर की कमी कैसे कोई पूरा करेगा? तो गैस की सिलेंडर पर जो लिमिटेशन है वो हटा देना चाहिए, जो पब्लिक को प्रत्यक्ष फायदा दिखेगा। जो टैक्स का सेगमेंट है, जो 2 लाख से 3 लाख करने की बात हो रही है, वो आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्स में 30% कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स का है। उसमें से भी आप देखेंगे कि 2 लाख से और 5 लाख के स्लैब में टैक्स का अमाउंट जो है 30,000 रुपये ही आता है। तो उस पर थोड़ा आप 2 लाख से 3 लाख रुपए का अगर आप बढ़ा के 5 लाख का टैक्स का स्लैब कर देते हैं तो जो आम आदमी को पैसा बचेगा, अनलेस एंड अनटिल उसका वो सोने में भी निवेश नहीं करता है। जो आम आदमी है, जो कॉमन पीपल है, वो सबसे बेहतर तरीके से टैक्सेशन। सर देखिए, आपको अगर मान लीजिए आपकी हम 2 लाख से 5 लाख रुपए हमने टैक्स का लिमिट किया था, आपको 30,000 रुपए बचेगा। अनलेस एंड अनटिल आप उसका सोने में निवेश नहीं करते हैं, आप कुछ खरीदेंगे ना, आप कुछ खरीदेंगे तो पैसा अर्थव्यवस्था में आएगा। जी, कुछ चीजें आपने रखी हैं, कुछ बातें दीक्षित साहब ने रखी हैं, कुछ बातें गणेश जी ने रखी हैं। एक निर्णय लिया था जनता ने, मोदी को सरकार सौंपने का। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, ये जनता का निर्णय था। अब 5 साल तक निर्णय लेंगे नरेंद्र मोदी। उनका निर्णय था जनता के बीच जाकर ये सपने दिखाने का कि अच्छे दिन आएंगे। अब उनका ही निर्णय है सत्ता में आने के बाद कि कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। अब अच्छे दिन और कठोर निर्णय के बीच क्या पकता है, आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा। आप लोग आए, अपनी अपनी बातें रखी, जनता तक हमने अपनी बातें, आपकी बातें पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, गणेश जी आपका, और दीक्षित साहब आपका भी। चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कठोर निर्णय भले ही सरकार को लेने पड़े, लेकिन आने वाले दिन अगर सचमुच में अच्छे आते हैं तो जनता उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। वरना जैसा हमने कहा, ये पब्लिक है, सब जानती है, और बहुत जल्द निर्णय बदलने में भी देर नहीं लगाती। फिलहाल के लिए मुद्दे की बात में आज इतना ही। मुद्दे की बात की पूरी टीम को मेरे साथ दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।